हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, ऑप्शन नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1889। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो हमारा 1 सितंबर 1872 को आया था, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था। और ये हमारा एप्लीकेबल होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन इंडियन सॉइल। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन सॉइल पे बनते हैं या फिर किए जाते हैं उन सभी पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा होल इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट JNK, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये होल इंडिया पे अप्लाई होता है। और गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो ये हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था तो इसके हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था इसके सेक्शंस को। उस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस थे जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। उसमें पहला पार्ट था हमारा जनरल प्रिंसिपल का, जो कि 1 से 75 सेक्शन कवर करता था। जो दूसरा हमारा पार्ट था वो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, जो कि 76 से 123 सेक्शन को कवर करता था। तीसरा पार्ट हमारा था स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा 124 सेक्शन से 238 सेक्शन को कवर करता था। और लास्ट में हमारा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि हमारा 239 से 266 सेक्शन को कवर करता था। बट 1930 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हटाकर एक अलग एक्ट बना दिया गया था। और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाकर उसका भी एक अलग एक्ट बना दिया गया था, जिसे हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं। अब केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इंक्लूडेड हैं करंट में। तो आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हिस्ट्री और बेसिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, ऑप्शन नंबर 2 अ चाइल्ड ऑफ रिलीजन, ऑप्शन नंबर 3 अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 अ चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। जैसा कि गाइस हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा मर्केंटाइल लॉ का एक पार्ट होता है, जो कि कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा कमर्शियल डीलिंग से रिलेटेड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग्स। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय स्टेट, स्टैट्यूट, ऑप्शन नंबर 3 पार्टीज या फिर ऑप्शन नंबर 4 कस्टम एंड यूजेस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारा पार्टीज़ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, every contract and agreement but every agreement is not a contract, this statement is first wrong, option number 2 correct, option number 3 correct subject to certain exception या फिर ऑप्शन नंबर 4 partially correct। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स करेक्ट। हमारे जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, बट हमारे सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। हमारे जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, बट एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पार्टीज़ का इंटेंशन हो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। यानी कि जो डोमेस्टिक एंड सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट हमारे सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2C,
ऑप्शन नंबर बी 2E, ऑप्शन नंबर 3 2G या फिर ऑप्शन नंबर 4 2-1। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 2E। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें एग्रीमेंट को जो डिफाइन किया गया था वो 2E में किया गया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 देयर इज सेट टू बी एन। इसमें क्या बोल रहा है, जो ए है वो प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसको वॉच देगा और जो बी है उसके बदले में 2000 रुपये ए को देने को तैयार होता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्रपोजल, ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्टेंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑफर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स एग्रीमेंट। तो आइए हम लोग एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2E में डिफाइन किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन को अगर मिला दिया जाए तो वो हमारा एग्रीमेंट बनता है। तो यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया, मतलब ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुमको वॉच दूंगा, और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा कि ठीक है मैं उस वॉच के बदले में तुमको 2000 रुपये भी दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे कंसिडरेशन के बदले में उसने 2000 रुपये भी ए को पेमेंट किए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इंक्लूड होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एग्रीमेंट इज ऑफर, ऑप्शन नंबर 2 ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन या फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम जब ऑफर को ऐड करते हैं एक्सेप्टेंस में और एक्सेप्टेंस में हम ऐड करते हैं कंसिडरेशन को, तो वो हमारा एग्रीमेंट बनता है। इसको गाइस हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम लोग प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन को भी हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑफर को जब एक्सेप्टेंस में हम लोग जोड़ेंगे तो वो हमारा प्रॉमिस बनता है। आपको एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रॉमिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप वहाँ पे ये बताएंगे कि प्रॉमिस में हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों इंक्लूड होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्ट्रैक्ट इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऑप्शन नंबर 2 a communication of intention to do something or abstain from doing something, option number 3 a set of premises, option number 4 an agreement enforceable by law। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को 2 क्लॉज H में डिफाइन किया गया है और उसमें बोला गया है कि एक एग्रीमेंट जो लॉ के अंदर इन्फोर्सिएबल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इन्फोर्सिएबल का मतलब ये होता है कि जिस मुद्दे को हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं उसे ही हम लोग केवल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करेंगे, और जिसे हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट इन पर्सोनम, ऑप्शन नंबर 2 राइट इन रेम, ऑप्शन नंबर 3 ओनली राइट एंड नो ऑब्लिगेशन या फिर ऑप्शन नंबर 4 ओनली ऑब्लिगेशन एंड नो राइट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स राइट इन रेम। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है वो राइट इन रेम क्रिएट करता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि राइट इन पर्सोनम क्या होता है और राइट इन रेम क्या होता है। राइट इन पर्सोनम हमारा होता है राइट अगेंस्ट द स्पेशल पर्सन इज कॉल्ड राइट इन रेम। जब कोई राइट किसी स्पेशल पर्सन से रिलेटेड होता है तो उसे हम लोग राइट इन पर्सोनम कहते हैं। और राइट इन रेम क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ थिंग एट लार्ज इज कॉल्ड राइट इन रेम। जब कोई राइट किसी थिंग के लिए किया जाता है या फिर किसी चीज़ के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग राइट इन रेम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट इन रेम। क्योंकि गाइज राइट इन पर्सोनम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए भी हो सकते हैं और किसी जनरल पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स राइट इन रेम, जो कि किसी चीज़ के लिए किया जाता है।
तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट enforceable if certain condition are fulfilled, option number 2 enforceable by law at the option of the aggrieved party, option number 3 enforceable by both parties, या फिर option number 4 not enforceable at all। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स enforceable by law at the option of the aggrieved party। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जब कोई एग्रीमेंट एक पार्टी की इच्छा पर हो और दूसरी पार्टी की इच्छा पर ना हो तो उसे हम लोग वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो तो उसे हम लोग वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्सन का। ठीक है, कोअर्सन में हम लोग किसी दूसरे पर्सन से जानबूझकर कंसेंट लेने की कोशिश करते हैं और अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम लोग उसको मेंटली प्रेशराइज करके कंसेंट गेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या फिर इन्फोर्सिएबल डू इलीगल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं किया जा सकता वो हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी और इन दोनों पार्टीज़ में से किसी एक ने जो अपनी कंसेंट दी है वो फ्री नहीं की, फ्री तौर पर या स्वतंत्र रूप से नहीं दी है, तो वो हमारा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हों। जैसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आता है, फ्री कंसेंट आता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट आता है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आती है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आती है, लॉफुल कंसिडरेशन आता है और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप आती है। इसका मतलब ये है कि जो फीचर्स मैंने अभी बताया अगर वो फीचर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल हैं तो उसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स वर्ड। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्पेसिफिक ऑफर कैन एक्सेप्टेड बाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनी पर्सन, ऑप्शन नंबर 2 एनी फ्रेंड ऑफ ऑफरर, ऑप्शन नंबर 3 द पर्सन टू हुम इट इज मेड या फिर ऑप्शन नंबर 4 एनी फ्रेंड ऑफ ऑफरी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा द पर्सन टू हुम इट इज मेड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो आइए हमारे पास कुछ कई तरह के ऑफर्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। एक हमारा होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो कि सभी लोगों को दिए जाते हैं। एक हमारा होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। एक हमारा होता है क्रॉस ऑफर, जब दो पार्टी एक ही प्रकार का प्रपोजल एक ही समय पर एक दूसरे को करते हैं तो उसे हम लोग क्रॉस ऑफर कहते हैं। एक हमारा होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है, काउंटर ऑफर को समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टी हैं ए और बी। ए ने कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ बी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा और बी ने उसको एक्सेप्ट तो किया, बट जो कंडीशंस उसने ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट के साथ भेजी थी उसमें कुछ मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो ए ने बी को भेजा था कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ सर्टेन कंडीशन में मॉडिफाई करके एक्सेप्ट करी है वो नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा और इस नए कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग काउंटर ऑफर कहते हैं। तो आई होप आपको कई तरह के जो ऑफर्स होते हैं उसको वो समझ में आए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बाय द एक्सेप्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एट एनी टाइम, ऑप्शन नंबर 2 बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरर, ऑप्शन नंबर 3 आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरी या फिर ऑप्शन नंबर 4 बिफोर द डेथ ऑफ द एक्सेप्टर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरर। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज काउंटर ऑफर व्हेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द ऑफरी गिव्स कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस अ फ्रेश टर्म इन एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 द ऑफरर मेक्स अ फ्रेश ऑफर, ऑप्शन नंबर 2 द ऑफरी मेक्स सम क्वेरी, ऑप्शन नंबर 4 द ऑफरी एक्सेप्ट इट।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन द ऑफरी गिव्स कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश टर्म्स इन एक्सेप्टेंस। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में काउंटर ऑफर का मतलब बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। ए ने कोई ऑफर बी को दिया कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ, बट जो बी है उस सर्टेन कंडीशन को ना मानकर उस कंडीशन में कुछ मॉडिफाई करके जो ऑफ़र ए ने दिया था उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑफ़र ए ने बी को दिया था कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ, वो ऑफ़र को हम लोग खंडित हुआ मानेंगे या रिवोक हुआ मान लेंगे, और जो बी ने कुछ मॉडिफाइड कंडीशंस के साथ उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, इस नए ऑफ़र को ही हम लोग काउंटर ऑफ़र कहते हैं। और यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बताया था, द ऑफरी गिव्स कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश टर्म इन एक्सेप्टेंस। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, ऑप्शन नंबर 2 इलीगल, ऑप्शन नंबर 3 वॉइडेबल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वॉइड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स वॉइड। एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के किया गया है तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। तो आइए कंसिडरेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कंसिडरेशन को डिफाइन करने का सेक्शन है वो हमारा है 2 क्लॉज डी, और इसमें बोला गया है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब उसमें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, फ्री कंसेंट हो, प्लस कंसिडरेशन हो, तभी कोई ऑफर या एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी अ माइनर एग्रीमेंट्स, ऑप्शन नंबर पे कैन बी रेटिफाइड बाय हिम, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम, ऑप्शन नंबर 3 बिकम वॉइड, ऑप्शन नंबर डी बिकम वैलिड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम। जो अगर कोई माइनर मेजॉरिटी के बाद भी अपने द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट स्टेप फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले हमारा ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट हमारा बनेगा, फिर लीगल इन्फोर्समेंट होगा, फिर आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आप ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। जो हमारा कंसिडरेशन होता है वो उसे हम लोग 2D में डिफाइन किया गया है, और जो हमारा एग्रीमेंट है वो में 2E में उसकी डिफिनेशन दी गई है। जो हमारा कोर्शन होता है उसका सेक्शन जो होता है वो हमारा सेक्शन 15 होता है, और जो हमारे अंडर इन्फ्लुएंस होता है उसका सेक्शन 16 होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर 8, 9, 10, 11। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 10। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। दूसरा चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइड एग्रीमेंट। तीसरा चैप्टर हमारा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। चौथा चैप्टर हमारा होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। पांचवा चैप्टर है हमारा सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। छठा चैप्टर है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सातवां चैप्टर है हमारा सेल ऑफ गुड्स का। जो हमारा आठवां चैप्टर है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का है। जो हमारा 9वां चैप्टर है वो हमारा बेलमेंट का है, और लास्ट में जो हमारा 10वां चैप्टर है वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। तो आप ये 10 चैप्टर्स को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड अपॉन ग्रीक लॉ, इंग्लैंड लॉ, जर्मनी लॉ, या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंग्लैंड लॉ। जो हमारा इंडियन मर्केंटाइल लॉ है वो हमारे इंग्लैंड लॉ पे बेस्ड है।
आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।